नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा 9 जनवरी को साउथ की दो बड़ी फिल्में क्लैश करने वाली हैं। एक है प्रभास की मूवी राजा साहब और दूसरी है थलपति विजय की मूवी जन नायकन, जो कि उनके कैरियर की आखिरी फिल्म बताई जा रही है। दोस्तों, ये दोनों फिल्में ऑब्वियसली अपनी अपनी इंडस्ट्री में तो डोमिनेट करेंगी, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर इनका एक बड़ा क्लैश हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी फिल्म नॉट बैड से बड़े नंबर निकाल कर देगी। बहरहाल खास बात यह है कि 27 दिसंबर को इन दोनों ही फिल्मों का एक बड़ा इवेंट भी रखा गया, जहां 27 दिसंबर को हैदराबाद में राजा साहब का प्री रिलीज इवेंट हुआ। वहीं मलेशिया में जन नायकन का ऑडियो लॉन्च इवेंट रखा गया, जहां पर बड़ी तादाद में गैदरिंग हमें देखने को मिली। दोस्तों, इसी मौके पर इन दोनों फिल्मों से कई अपडेट निकल कर आ चुकी हैं, जिस पर हमारी आगे की चर्चा रहेगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जन नायकन की। दोस्तों, डे वन से जब से ये फिल्म अनाउंस हुई है, तब से लगातार कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक रीमेक फिल्म होने वाली है। इनफैक्ट ये तक कहा गया कि ये जो मूवी है तेलुगु मूवी भगवत केसरी से इंस्पायर्ड है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर एच विनोद ने खुल के इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमारी जो मूवी वो 100% ओरिजिनल है और ये फिल्म किसी भी फिल्म से प्रेरित नहीं है। ये टोटली 100% थलपति विजय का स्टैंप है। हालांकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में एक सीन ऐसा होने वाला है जो कि भगवत केसरी के सीन से इंस्पायर्ड है। आपको याद होगा नंदमुरी बालाकृष्णा का फिल्माया हुआ एक सीन था जहां पर वे गुड टच बैड टच की बात कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीन है आपको इस फिल्म में देखने को मिल सकता है। हालांकि फिल्म की स्टोरी, आइडिया, पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ टोटली डिफरेंट होने वाला है। बहरहाल आपको बता दूं, थलपति विजय की जो मूवी है जन नायकन, इसका रन टाइम होने वाला है 2 घंटे 42 मिनट और फिल्म के लास्ट में 20 मिनट आपको थलपति विजय की फिल्मोग्राफी का एक कंपाइलेशन देखने को मिलेगा। यानी कि थिएटर्स में आप इस फिल्म को 3 घंटे के तकरीबन विटनेस करोगे। और खास बात यह है कि इस फिल्म को नॉर्थ के जितने भी बड़े मल्टीप्लेक्स चैनल उनमें रिलीज किया जाएगा। यानी कि ये मूवी आपको पीवीआर, आइनॉक्स वगैरह में भी देखने को मिलेगी और जो एक काइंड ऑफ ओटीटी विंडो थी वो जहां पर पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। यानी कि थलपति विजय स्टारर इस फिल्म को नॉर्थ बेल्ट में एक बड़ी रिलीज मिलने वाली है। वैसे थलपति विजय स्टारर जन नायकन को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको क्या लगता है ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे राजा साहब की, लेकिन उससे पहले मैं इस फिल्म से जुड़े कुछ कमेंट लेना चाहूंगा। अपने विवेकानंद लिखते हैं कि राजा साहब मूवी से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, और आसिफ जी लिखते हैं कि राजा साहब तो गई। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इस फिल्म से जुड़ा अभी तक जितना भी मटेरियल निकल कर आया है उसको देखने के बाद इस फिल्म से मैं कुछ खास एक्सपेक्टेशन बना नहीं पाया हूं। अभी फिलहाल प्रभास की फैन वैल्यू है, प्रभास का स्टारडम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म है 450 से 500 करोड़ का बिजनेस मैक्स टू मैक्स कर सकती है। लेकिन इस फिल्म के रिगार्डिंग फिल्म के डायरेक्टर मारुति ने जो प्री रिलीज इवेंट में जो स्टेटमेंट दी है वो वाकई में देखने लायक है। आपको बता दूं, फिल्म के डायरेक्टर मारुति कहते हैं, इफ इवन 1% ऑफ यू आर डिसअपॉइंटेड ऑन द फिल्म, बोथ रेबल स्टार फैंस एंड फैमिली, यू कैन कम टू माई हाउस एंड क्वेश्चन मी, विला नंबर 17 कोला लग्जरिया। मतलब आप सोचिए, फिल्म के डायरेक्टर ने इतनी बड़ी बात कही है कि अगर आपको 1% भी ये फिल्म डिसअपॉइंट करती है तो आप मेरे घर आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। अब फिल्म के डायरेक्टर मारुति एक क्रिटिकली एक्लेम डायरेक्टर हैं। हालांकि यहाँ पर सीजीआई वीएफएक्स में थोड़ा सा शिकायत हमें नजर आ रही थी, लेकिन एंड ऑफ दैट मैटर ये करता है कि फिल्म की स्टोरी क्या है। देखिए, हॉरर कॉमेडी फिल्म है और प्रभास के लिए नया जॉनर है, प्रभास ने इस फिल्म को सेलेक्ट किया है, तो कुछ ना कुछ कहानी में तो दम होगा। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर जब इतनी बड़ी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन तो बनती ही है। वैसे आपको बता दूं, इन दोनों फिल्मों की यूएसए और यूके की एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है। दोस्तों, यूएसए की अगर हम बात करें तो वहां पर थलपति विजय स्टारर जन नायकन ने तकरीबन 5000 टिकट बेची है और इस फिल्म की जो कमाई अब तक हुई है वो है लगभग $1,00,000। वहीं राजा साहब की अगर बात करें तो इस फिल्म ने यूएसए में लगभग 5,500 टिकट बेची है और इस फिल्म की जो कमाई पहुंच चुकी है वो है $1,63,000। इसके अलावा यूके की अगर हम बात करते हैं तो जन नायकन ने यहाँ पर तकरीबन 25,000 टिकट बेची है और यहाँ पर इस फिल्म के जो शोज लगे हैं वो अभी हैं फिलहाल 402। इसके अलावा राजा साहब की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की जो कमाई है वो थोड़ा सा पीछे है। यहाँ पर इस फिल्म ने 5,500 तकरीबन टिकट बेची है और इस फिल्म के शोज चालू हुए हैं अब तक 170 के करीब। फिलहाल इन दो बड़े साक्स के बीच में एक और फिल्म रिलीज हो रही है और वो मूवी है मेगा स्टार चिरंजीवी की मनसंक्रांति वारा प्रसाद गारू। हालांकि ये जो मूवी है 12 जनवरी को रिलीज होगी, यानी कि संक्रांति के एग्जैक्ट मौके पर। दोस्तों, इस फिल्म की भी एडवांस बुकिंग यूके के अंदर स्टार्ट हो चुकी है और इस फिल्म ने तकरीबन 2,500 टिकट बेची है। खैर, यहाँ पर आपको एक खास बात बताऊं, आपको याद होगा पिछली संक्रांति का बॉक्स ऑफिस, जहां पर रामचरण की मूवी गेम चेंजर रिलीज हो रही थी, नंदमुरी बालाकृष्णा की डाकू महाराज रिलीज हो रही थी और ऐसे में रिलीज हुई थी वेंकटेश की मूवी संक्रांति की वस्तुनम। और एक्चुअल में जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर के तौर पर टर्न आउट हुई थी वो थी संक्रांति की वस्तुनम, जिसके डायरेक्टर थे अनिल राघवपुड़ी और अनिल राघवपुड़ी ने ही इस फिल्म को बनाया मनसंक्रांति वारा प्रसाद गारू। कहीं ना कहीं इस फिल्म के मेकर्स को एक्सपेक्टेशन है कि इनकी जो मूवी है फैमिली ऑडियंस के बीच में अपना एक अच्छा खासा स्टैंड क्लियर कर पाने में कामयाब होगी। और अगर द राजा साहब को उस तरह का रिव्यूज और उस तरह का पब्लिक की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं चिरंजीवी स्टार ये जो मूवी है इस फिल्म को बड़े नंबर मिलेंगे। खैर, आपको बता दूं 30 दिसंबर को इस फिल्म का एक गाना रिलीज होने वाला है जहां पर आपको वेंकटेश और चिरंजीवी साहब देखने को मिलेंगे। इस गाने का टाइटल है मेगा विक्ट्री सॉन्ग।
खैर जननायकन के ऑडियो इवेंट से और भी कई सारी चीजें निकल कर आई हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए थलपति विजय ने इस इवेंट में थला अजीत कुमार को लेकर क्या कहा। அப்படி நம்ம நண்பர் அஜித் இன்னும் நிறைய படங்கள் இருக்கு. என் படங்கள்ல காவலன் குருவி எல்லாம் எங்க ஷூட் பண்ணப்போ ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்கிறீங்க. சில படங்களுடைய பேர் दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है थलपति विजय और थला अजीत कुमार के बीच में काफी लंबे समय से कंपटीशन चलता आया है। ये दोनों एक दूसरे के बिगेस्ट कंटेम्प्रेरी एक्टर माने जाते हैं और इनफैक्ट इनके फैंस के बीच में एक काइंड ऑफ फैन वॉर चलती रहती है। ऐसे में थलपति विजय का ओपनली इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज तो ये जाता है कि भाई दोनों जो फैन वॉर के लोग हैं वो आपस में शांति बनाए रखें। और ऑन द अदर हैंड थलपति विजय की जो पॉलिटिकल कंपेनिंग है इस तरह के बयान देने के बाद उन्हें थला अजीत कुमार के फैंस की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा। दोस्तों इस तरह की चीजें जनरली स्टार्स करते हैं। आपको याद होगा पवन कल्याण अपने इलेक्शन की जब तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने एक इवेंट में कहा था कि भाई साहब ये जो प्रभास, रामचरण, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू ये जो एक्टर हैं ये उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। इस तरह की चीजें कहने से होता ही है कि जो अलग अलग स्टार्स हैं उनके फैंस का भी सपोर्ट मिलता है। तो खैर इस चीज को हम लोग हेल्दी वे में ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे को अगर हम रीजन को डिकोड करने की कोशिश करें कुछ यही है। बहरहाल आपको बता दूं थला अजीत कुमार मलेशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैं। इनफैक्ट तमिल इंडस्ट्री के जितने भी स्टार्स हैं उनमें सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग मलेशिया के अंदर किसी एक्टर की है तो वो है थला अजीत कुमार की। इनफैक्ट इनकी फिल्मों में मलेशिया का एक अच्छा खासा डिपिक्शन भी हमें देखने को मिलता है। आपको याद होगा थला अजीत कुमार के साल 2007 में मूवी रिलीज हुई थी बिल्ला। इस फिल्म का मेजर पोर्शन मलेशिया के अंदर शूट किया गया था। साथ ही साथ यहीं पर थला अजीत कुमार जाके छुपते हैं। इसके अलावा रिसेंट विजिट में भी मलेशिया के एक मोटर स्पोर्ट इवेंट का भी हिस्सा बने। साथ ही साथ सिटीजन की री रिलीज को मलेशिया के अंदर काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला। इनफैक्ट इनकी जो लास्ट रिलीज थी विदा मीनाक्षी और गुड बैड एग्ली, इन दोनों फिल्मों को भी मलेशिया के अंदर काफी अच्छा सपोर्ट मिला। यानी कि अजीत कुमार मलेशिया के अंदर उनका एक जबरदस्त स्टारडम और फैन फॉलोइंग है जिसका कंफर्मेशन थलपति विजय भी देते हुए नजर आते हैं। खैर ये जो इवेंट जिस ग्राउंड में हुआ इसी ग्राउंड में इससे पहले रजनीकांत साहब और कमल हसन भी देखने को मिले थे, लेकिन उस समय इस लेवल की गैदरिंग नहीं देखने को मिली थी। और इसी के बाद से सोशल मीडिया पर रजनीकांत वर्सेस थलपति विजय चल रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें करनी चाहिए। थलपति विजय के जो फैंस है वो इस तरह की चीजें बोल रहे हैं कि भाई साहब जब रजनीकांत यहाँ पर आए थे तो आधे से ज्यादा सीट खाली थी, लेकिन जब थलपति विजय यहाँ पर आया तो जितना भी सोर्स था पूरी तरह से हाउसफुल हो गया। वहीं ऑन द अदर हैंड रजनीकांत के जो फैंस है वो कह रहे हैं कि जब आपके थलपति विजय ने डेब्यू किया था ना तो उस साल रजनीकांत साहब की फिल्म बिगेस्ट हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी और आज भी उनकी फिल्में सबसे बड़े नंबर निकाल के देती हैं। तो यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि फैंस जो हैं वो आपस में इस तरह की चीजें ना करें, क्योंकि रजनीकांत का तो क्रेज ही अलग है और थलपति विजय भी एक अलग ही लेवल के एक्टर हैं, लेकिन दोनों स्टार्स का कंपैरिजन तो फिलहाल बनता नहीं है। खैर यहाँ पर हम अजीत कुमार से जुड़ी एक बात पर चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों इस समय अजीत कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर बस बनना शुरू हो चुका है कि उनकी जो आने वाली मूवी है AK64 मोस्ट प्रोबेबली उनकी आखिरी फिल्म हो सकती है। जी हाँ, एक तरफ जहां थलपति विजय तमिल इंडस्ट्री से संन्यास ले रहे हैं, वहीं ऑन द अदर एंड थला अजीत कुमार को लेकर भी इस तरह की चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं। इनफैक्ट काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में इस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। हालांकि यहाँ पर मैं बता दूं कि वो फिल्मों से पूरी तरह का संन्यास नहीं ले रहे, वे कुछ समय का ब्रेक लेकर अपने रेसिंग कैरियर पर फोकस करना चाहते हैं। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, ये सभी चीजें फिलहाल बस लेवल पर ही हैं। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे रॉकिंग स्टार यश की आने वाली मूवी टॉक्सिक की। दोस्तों इस फिल्म को लेकर अपने बाली कुमार जी का कमेंट ये है कि टॉक्सिक मूवी में रॉकी भाई के सामने विलन कौन होगा आपने बताया नहीं। बाली कुमार जी फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर अभी बहुत सारा चीजें रिवील नहीं हुई हैं। अब फिल्म के मेकर्स एक एक करके अपने स्टार कास्ट को रिवील कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कियारा आडवाणी के लुक को रिवील किया गया, वहीं कल के दिन फिल्म की एक और एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के लुक को रिवील किया गया, जो कि यहाँ पर एलिजाबेथ के तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कहा जा रहा है कि वे इस फिल्म में आपको फीमेल एंटागनिस्ट के तौर पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा कियारा आडवाणी को यहाँ पर यश के अपोजिट में कास्ट किया गया है। साथ ही साथ नयनतारा यहाँ पर आपको यश की सिस्टर के तौर पर देखने को मिलेगी। अभी इस फिल्म का मेन और मेल एंटागनिस्ट कौन होगा वो फिलहाल अभी पता नहीं चला। जैसे कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। खैर इसके बाद इमाज खान जी का कमेंट यह है कि अबे सर वेलकम टू जंगल में से संजय दत्त नहीं होंगे क्या? जी हाँ इमाज भाई, संजय दत्त इस फिल्म से बाहर हो चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी हेल्थ इश्यूज के चलते उन्होंने डिसीजन लिया कि वे इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। हालांकि सोर्सेज ये भी सर्च करते हैं कि संजय दत्त का जो रोल था उनमें उनको कुछ खास कुछ पावर दिखी नहीं, कुछ उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि उन्हें इस रोल को करना चाहिए और क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते संजय दत्त इस फिल्म से बाहर हो गए और बाद में यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने सुनील शेट्टी की। खैर इसके बाद अगला जो कमेंट है वो अपने एजे ठाकुरिया जी का। वे लिखते हैं कि अजय देवगन की न्यूज चाहिए अगले वीडियो में। तो एजे ठाकुरिया जी अजय देवगन से रिगार्डिंग अभी दृश्यम 3 को लेकर ही कुछ न्यूज चल रहा है। आपको बता दो ये जो मूवी है 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। पहले अक्षय खन्ना इस फिल्म में आपको कॉप के तौर पर देखने को मिलने वाले थे, लेकिन छावा और धुरंधर के सक्सेस के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने अपनी फीस को हाइक कर दिया, जिसके बाद क्रिएटिव डिफरेंसेस और फीस के चलते फिल्म के प्रोड्यूसर और अक्षय खन्ना के बीच में एक विवाद हो चुका है। इनफैक्ट फिल्म के प्रोड्यूसर जो है कुमार मंगत पाठक,
उन्होंने ओपनली अक्षय खन्ना को लेकर कुछ बातें कही हैं जो शायद नेसेसरी नहीं थी। बहरहाल ऑन द अदर हैंड इस रोल में अब जयदीप अहलावत की एंट्री हो चुकी है। देखिए जयदीप अहलावत एक ऐसा एक्टर है जिसने कई सारे इंटरव्यूज में ओपनली कहा है कि वह अजय देवगन के साथ काम करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर जयदीप अहलावत आपको देखने को मिलेंगे। खैर इसके बाद हम बात करना चाहेंगे सूर्य 46 की। जैसा कि आपको मालूम है सूर्य 46 के डायरेक्टर है वेंकी अत्तूरी, और वेंकी अत्तूरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे 3 फिल्मों में काम कर रहे हैं। एक रोम-कॉम फिल्म है, इसके अलावा एक मूवी है जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा, एक कॉप ड्रामा है, साथ ही साथ एक मूवी लम्हे टाइप की रोमांटिक फिल्म होने वाली है। और अभी सूर्य 46 से लेकर जिस लेवल की अनाउंसमेंट निकल कर आई है, जिस तरह की अपडेट निकल कर आई है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जो मूवी है ये लम्हे टाइप की निकल कर आने वाली है। यहाँ पर सूर्य के अपोजिट आपको रवीना टंडन देखने को मिलेंगी और ममिता बैजू है। फिल्म का एक पोस्टर जारी किया गया है, इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य 46 जो है वह एक रोम कॉम स्वीट सी लम्हे टाइप की फिल्म होने वाली है। खैर इसके बाद हम बात करना चाहेंगे शिवा कार्तिकेयन की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है शिवा कार्तिकेयन इस समय पराशक्ति फिल्म में व्यस्त है, जो कि 14 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इसके बाद इनकी जो अगली मूवी होगी वो होगी चिबी चक्रवर्ती के साथ। आपको बता दूं ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने शिवा कार्तिकेयन के साथ इससे पहले डॉन जैसी फिल्म बनाई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई थी। अभी इनका सेकंड कोलैबोरेशन है और वैसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म को काफी बड़े स्केल पर बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको बता दूं चिबी चक्रवर्ती वही डायरेक्टर हैं जो कि इससे पहले थलपति विजय की कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, जिसमें थेरी और मर्सल जैसी फिल्में शामिल हैं। यानी कि इस डायरेक्टर में पोटेंशियल काफी अच्छा है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी बढ़िया। आप देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने बड़े नंबर निकाल के देती है। खैर इसके बाद अगला जो कमेंट है वो अनुज कुमार जी का, और ये लिखते हैं भाई तुमको क्या लगता है शक्तिमान ट्रायलॉजी में शक्तिमान के रोल में कौन अच्छा रहेगा? अगर शक्तिमान ट्रायलॉजी रणवीर सिंह के साथ बनाई जाती तो सबसे अच्छा रहता, क्योंकि रणवीर सिंह शक्तिमान और गंगाधर दोनों कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सकते हैं। अनुज भाई बात तो एकदम सही है। देखिए मैं जब शक्तिमान की कास्टिंग को लेकर सोचता हूं तो 2 एक्टर का नाम मेरे सामने सबसे पहले आता है। एक है अल्लू अर्जुन और दूसरे हैं रणवीर सिंह। हालांकि अल्लू अर्जुन का इस प्रोजेक्ट से तो दूर दूर तक कोई वास्ता है नहीं, इसलिए मैं बात करना चाहूंगा रणवीर सिंह की। डेफिनेटली रणवीर सिंह इस किरदार में बहुत अच्छे से न्याय दे सकते थे, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बढ़िया है, वे इस किरदार को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते। लेकिन जो अपने मुकेश खन्ना है असली के गंगाधर, उनको भाई साहब कौन समझाए कि भाई साहब आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ो, किसी दूसरे को दो, वो इस पर एक अच्छी खासी बढ़िया फिल्म बना सकता है। लेकिन उनका अपना महत्व इस फिल्म से इतना ज्यादा है कि वे इस सब्जेक्ट को किसी को हैंडल ही नहीं कर रहे। खैर अब क्या ही कहें मुकेश खन्ना जी को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शक्तिमान के लिए रणवीर सिंह एक परफेक्ट चॉइस है। और आप यहाँ पर देखिए कि एक फिल्म की सक्सेस कैसे लोगों की परसेप्शन पूरी तरह से बदल देती है। अभी मतलब हम ही लोग थे जो रणवीर सिंह को इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन धुरंधर के बाद अब रणवीर सिंह को लेकर फिर से मार्केट में उसी तरह की बातें होने लगी जैसा कि एक टाइम पद्मावत और उस तरह की फिल्मों के समय पर होती थी। खैर अपना जो लास्ट का आज का जो कमेंट है वो है अक्षय कुमार से रिलेटेड। अपने अंकित जी लिखते हैं कि एक इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता, हर बात में अक्षय कुमार को सपोर्ट नहीं बोलते। मैं अक्षय कुमार का फैन नहीं हूं बट फिर भी। और दूसरे कमेंट है कि अक्षय कुमार इज द बिगेस्ट सुपरस्टार बट व्हाई इंडियन मीडिया डज नॉट सपोर्ट। ठीक है अंकित कुमार जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं। देखिए अक्षय कुमार एक ऐसा एक्टर है जिसे लोगों के ओपिनियन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई मीन टू से दैट बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो अपना पीआर कराते हैं, उनके अगेंस्ट में आप कुछ बोल दो तो वो बहुत जल्दी से खफा हो जाते हैं, आपको स्ट्राइक मार देते हैं, कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं। वहीं कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी परवाह ही नहीं कि भाई तुम्हें जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, मुझे अपने काम से मतलब है। तो अक्षय कुमार उसी तरह के एक्टर, उस एक्टर को किसी बात की परवाह ही नहीं है और ना ही वो किसी को पैसे देता है कि भाई साहब मेरे लिए अच्छी बात बोलो। यही वजह है कि इंडियन जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को लेकर कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैं अक्षय कुमार की फिल्मों को सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट उनकी जो मूवी आई थी केसरी चैप्टर 2, उस पर सबसे पहला वीडियो बनाने वाला शख्स मैं ही था। इसके अलावा स्काई फोर्स पर भी हमने अच्छी बातें कही थी। ऐसा नहीं है कि मैं अक्षय कुमार से कुछ हेट करता हूं या फिर मुझे उनकी फिल्में पसंद नहीं। डेफिनेटली वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं और मैं भी चाहता हूं कि उनका एक सॉलिड कमबैक हो। और मैं चाहता हूं वेलकम टू जंगल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन ये जो लुक निकल कर आया तो उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं था, इसलिए मैंने ऐसी बात कही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।